मास्टर हमदानी ने अपने मौजूदा साथियों को यक्के बाद दीगरे देखा, फिर इसकी नज़र वजाहत पर रुकी। ये अहम काम मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। जी मास्टर, वजाहत ने अदब से कहा। इस बैग में $2 करोड़ हैं। हमदानी मास्टर ने कहा, तुम्हें ये शर्जील तक पहुंचाने हैं। शर्जील ये किसी और को पहुंचाएगा जो इस शहर में नहीं है। ठीक है मास्टर, अभी 2 बजे हैं, रात को पुलिस मोबाइल का गश्त बढ़ जाता है, तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। रास्ता तवील है, तुम 5 बजे तक वहाँ पहुँच सकोगे। मैं ऐसे रास्ते इख्तियार करूंगा जहाँ पुलिस मोबाइल कम ही नजर आती है। वैसे मेरी कार में एक ऐसा खुफिया खाना है कि पुलिस के फरिश्ते भी नहीं देख सकेंगे। मैंने इसी खुफिया खाने की वजह से तुम्हारा इंतखाब किया है। मैं रवाना होता हूँ मास्टर, वजाहत ने कहा। रास्ते में चंद मिनट के लिए अपने घर पर रुकूंगा, वैसे भी मुझे घर पहुँचने में देर हो जाएगी। रात भर गायब रहूंगा तो शबनम बहुत परेशान हो जाएगी। बहुत चौकस रहना, आप इत्मीनान रखें मास्टर। वजाहत बैग उठाकर मास्टर हमदानी के घर से निकल आया। अपने घर वो इसलिए जाना चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसने अपने घर की कॉल बेल बजाई ही थी कि शबनम ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या दरवाजे पर खड़ी हो गई थी? इसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, जल्दी से 1 कप काफ़ी पिला दो मुझे बहुत जल्दी है। इतनी देर से तो तुम आए हो, फिर अब जाना भी है। तुम काफ़ी बना कर लाओ, बताऊंगा कि मुझे क्यों और कहाँ जाना है। देर ना करो, मुझे बहुत जल्दी है, मैं लाती हूँ। शबनम तेज़ी से किचन की तरफ चलेगी। वजाहत ड्राइंग रूम में ही बैठकर शहर की सड़कों का वो नक्शा देखने लगा जो वो अपनी कार से निकाल कर लाया था। इतनी देर में शबनम काफ़ी बना कर ले आई। ये क्या कह रहे हो? इसने नक्शा देख कर कहा। रास्तों का इंतखाब कर रहा था, बल्कि कर चुका हूँ। वजाहत ने नक्शा तय करके अपनी जेब में रखा। इसने शबनम के हाथ से काफ़ी की प्याली ले ली। जहाँ जाना है इसके लिए इतनी एहतियात। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी है और मामला $2 करोड़ का है। $2 करोड़? शबनम की आंखें हैरत से फैल गई। मेरे नहीं है, वजाहत ने कहा। मास्टर ने ये मेरे जरिए शर्जील के घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ओह, वो भी इतनी रात को? इमरजेंसी होगी। शर्जील को ये डॉलर्स शायद कल सुबह किसी और को पहुंचाने हैं, तो इसे ये काम दिन में करना होगा जब कि तुम इस वक्त जा रहे हो। शर्जील का फार्म हाउस भी ऐसी सड़क पर है जो अमूमन वीरान रहती है। सभी के बारे में सब कुछ जानती हो तुम। जब वो तुम्हें 2-3 दिन के लिए कहीं भेजते हैं तो फिर मैं इन्हीं के घर पर होती हूँ। वो मुझसे बड़ी शफकत से पेश आते हैं, जैसे मैं उनकी बेटी हूँ जो अपने आदमियों से बात करते हैं। वो मैंने कभी कभी सुन ली हैं। फिर तुमसे तस्दीक भी होगी कि वो किस किस्म के काम करते हैं। मैं इनसे उस वक्त से काम कर रहा हूँ जब हम दोनों की शादी भी नहीं हुई थी। बस मोहब्बत चल रही थी। ज्यादा खतरनाक काम तो वो तुम ही से करवाते हैं। मुझ पर सबसे ज्यादा एतमाद है उन्हें। वापसी कब तक होगी? इतनी ड्राइविंग थका देगी मुझे। वहाँ 1-2 घंटे तो आराम करना होगा। कल दोपहर को ही आ सकूंगा। वजाहत ने जवाब देते हुए शबनम को अपनी आगोश में ले लिया। शबनम हंसी। अब चलते चलते भी जाने क्यों, इस वक्त मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। वो तो तुम्हें काफ़ी दिन से आ रहा है, जब से मैंने तुम्हें बताया है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है तुम पर। वजाहत थोड़ी ही देर बाद अपने घर से रवाना हो गया। वीरान रास्तों पर फैसल बड़ी तेजी से कार चला रहा था। इसके मोबाइल पर जरीना की कॉल है। बहुत बेचैन हो? फैसल ने हंस कर कहा। बेचैनी तो होगी ही, परेशान ना हो। मैं 4 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ। तुम्हें अपना खूबसूरत लॉकेट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने ही जोर दिया था कि मैं ऐसा ना करूं, वरना मैं आज ही लॉकेट बेच देती। मुझे तुम्हारे गले में वो लॉकेट इतना अच्छा लगता है कि तुम्हारे गले में ना होना मुझे सदमा पहुंचाएगा। तुम कब तक पहुंचोगे? जरीना ने पूछा। मैं रास्ते में हूँ जाने मन, मैं सुबह 7 बजे तक तुम्हारे पास होऊंगा। अच्छा, जरीना ने तवील सांस ली। मुझे इतनी बेचैनी है कि सारी रात जागती रहूंगी। मैं पहुंचूंगा तो सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। इन बातों के बाद फैसल ने मोबाइल बंद करके कार की रफ्तार बढ़ा दी। शर्जील बहुत उलझा हुआ नजर आ रहा था। इसकी महबूबा शारदा ने इसकी गर्दन में हाथ डालते हुए कहा, इतने अपसेट क्यों हो रहे हो डार्लिंग? $2 करोड़ आने वाले हैं। वो तो तुम मुझे पहले ही बता चुके हो, बस ये नहीं बताया कि वो तुम्हें कहाँ पहुँचाने हैं। यही तो परेशानी है कि वो मुझे कहीं नहीं पहुँचाने। क्या मतलब? $2 करोड़? शर्जील ने इसकी आंखों में देखा। ऐसा तो है कि मास्टर हमदानी से हमें लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन $2 करोड़ तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। तो क्या इरादा है? मैंने सिंगापुर के 2 टिकट्स मंगवाए हैं। वो लेकर हम दोनों यहाँ से फुर उड़ जाएंगे। हमें 7 बजे यहाँ से रवाना होना है। 6 बजे तक वजाहत को यहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर इसे देर होगी तो मेरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। वो बहुत थका हुआ आएगा, यहाँ कुछ आराम तो करेगा। वो जितनी देर यहाँ आराम करेगा मैं इतनी देर में इसे ख़त्म कर दूंगा। मास्टर हमदानी को चूना लगाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस बारे में सोचा है तुमने? सिंगापुर से हम कहीं और चले जाएंगे। सब कुछ सोच लिया है मैंने। मास्टर के फरिश्ते भी हमारा खोज नहीं लगा सकते। कत्ल बहुत संगीन जुर्म है। $2 करोड़ के लिए सब कुछ किया जा सकता है। देर हो जाने की सूरत में वो जरूर यहाँ आएगा और वजाहत की लाश देखकर समझ जाएगा कि तुमने उसे कत्ल किया है। इसकी लाश किसी को यहाँ नहीं मिलेगी। कैसे? बस देखते ही जाओ। एक पहलू पर मैंने और भी गौर किया है, शायद वो यहाँ रुकना ना चाहे। ऐसी सूरत हाल में ये तुम्हें करना होगा कि काफ़ी या चाय पिलाने के बहाने कुछ देर उसे रोक दो। बस इसी वक्त मैं अपना काम कर जाऊँगा। ये तो है कि $2 करोड़ में हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इतना करना है कि इसे ज़रा देर के लिए रोको। मैं इसे रोक तो दूंगी। शारदा बहुत तेज़ तरार थी और दौलत की भूखी भी। शर्जील इसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन इसके लखपति होने के बायस वो इसके गले का हार बनी हुई थी। अब वो $2 करोड़ के लिए
शर्जील के साथ हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। शारदा कुछ सोच कर बोली, क्या बात? वजाहत का कत्ल क्या ज़रूरी है? इस तरह मास्टर के जहन में ये ख्याल डालना है कि वजाहत ही $2 करोड़ लेकर फरार हो गया है। वजाहत की लाश इसे यहाँ नहीं मिलेगी। अगर इसे हमारे सिंगापुर जाने की बात मालूम हो भी गई तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा प्रोग्राम पहले से तय था। हम सिंगापुर में ही शादी करेंगे और वहीं हनीमून मनाएंगे। इसे तुम पर कोई शक तो नहीं होगा। इसका इम्कान इसलिए नहीं है कि इसे वजाहत की लाश नहीं मिलेगी, वो इस तरफ सोचेगा भी नहीं। अगर किसी वजह से इसका ध्यान हमारी तरफ गया भी तो कुछ देर लगेगी। इतनी देर में हम सिंगापुर से कहीं और जा चुके होंगे जिसका इसे सुराग नहीं मिल सकेगा। मैं बहुत सोच समझ कर ये प्रोग्राम बना चुका हूँ। वो दोनों एक गंभीर मामले पर बातें करने में इतने महव थे कि कॉल बेल की आवाज़ ने इन्हें चौंका दिया। ओह, शर्जील के मुंह से निकला, वजाहत के आने में अभी तो 15 मिनट बाकी हैं। शायद वो ट्रैवलिंग एजेंट होगा जिसे सिंगापुर के टिकट लाने हैं। तुम जाकर देखो, शारदा ने कहा। शर्जील सार हिलाता हुआ बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंचा और दरवाज़ा खोला। अरे वजाहत, तुम कुछ जल्दी आ गए, शर्जील ने कहा। अंदाज़ा तो था कि 6 बज जाएंगे, लेकिन कार की रफ्तार शायद ज़्यादा थी। खैर, अंदर आ जाओ। शर्जील एक तरफ हटा। वजाहत बैग संभाले हुए अंदर आया। शर्जील ने इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। ड्राइविंग ने बुरी तरह थका दिया है, काफ़ी पिलवाओ, ज़रा देर आराम भी करूंगा, वजाहत ने बैग एक तरफ रखते हुए कहा। शर्जील के दिल की मुराद बार आई। वो तो वजाहत को रोकना ही चाह रहा था। अभी पिलवाता हूँ। शारदा क्रीम काफ़ी बहुत अच्छी बनाती है, शर्जील ने कहा। फिर बुलंद आवाज़ में शारदा को पुकारा। यहाँ आ जाओ, वजाहत आ गया है। शारदा मुस्कुराते हुए आई। वो और वजाहत एक दूसरे को जानते थे। इनमें हेलो हाय का तबादला हुआ। काफ़ी पिलवाओ वजाहत को, शर्जील ने कहा। अभी लाती हूँ। शारदा जाते जाते रुकी और बैग की तरफ इशारा करते हुए बोली, डॉलर्स होंगे ना इसमें? ज़ाहिर है शर्जील ने बता दिया होगा तुम्हें। शारदा मुस्कुराते हुए डाइनिंग रूम में चली गई। वाकई बहुत थक गए हो, शर्जील ने कहा। हुक्म था मास्टर का कि जल्दी से जल्दी पहुंचना, इसलिए कार की ज़्यादा रफ्तार करके यहाँ तक पहुंचा। अरे, शर्जील यकायक खड़ा हो गया। क्या हुआ? वजाहत ने पूछा। तुम कुछ भूखे भी हो गए। मैं शारदा से कहना भूल गया कि कोई सैंडविच वगैरह भी लाए काफ़ी के साथ। मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, कम भूख सही, कुछ ना कुछ तो खा लेना चाहिए, शर्जील कहता हुआ ड्राइंग रूम में से निकला और तेज़ी से किचन में जा पहुंचा। कोई खास बात? शारदा ने पूछा। सैंडविच तो रखे हैं ना, वो भी गर्म कर लेना, इसमें कुछ वक्त लगेगा। मैं इतनी देर अपने काम की तैयारी कर लूँ, मेरे तो अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। शर्जील इसकी बात पर ध्यान ना दे सका और किचन से निकलकर इसके कमरे में पहुंचा जो स्टोर रूम के काम आता था। वहां से इसने बैट निकाला। किसी ज़माने में इसे क्रिकेट का बहुत शौक था। बैट को एक कपड़े से जार पूंछकर वो वहां से निकला। जब ड्राइंग रूम में इसके दरवाजे पर पहुंचा तो इसने झांक कर देखा। इस वक्त शारदा वजाहत के लिए एक ट्रे लेकर आई और कॉर्नर टेबल पर रखते हुए बोली, इधर इस सोफे पर आ जाओ। शर्जील ने दिल ही दिल में शारदा की जहानत को सराहा। इसने वजाहत को ऐसी जगह बिठा दिया था कि इसकी पुश्त इस दरवाजे की तरफ थी जहाँ से शर्जील को दाखिल होना था। सैंडविच अभी गर्म किए हुए हैं। शर्जील ने एक सैंडविच उठाकर इसमें से कुछ हिस्सा काटा। हाँ, शारदा ने कहा। शर्जील को बहुत शौक है, इसलिए बना कर रखती हूँ, अच्छे बनाती हो। इस वक्त शर्जील दबे पाँव ड्राइंग रूम में दाखिल हो चुका था। शारदा ने इसे देख लिया, लेकिन इस तरफ से अनजान बनी रही। ये शर्जील कहाँ रह गया? वजाहत ने पूछा। बेडरूम से कुछ लेने चला गया होगा, शारदा ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, क्योंकि शर्जील वजाहत के सर पर पहुंच चुका था। वजाहत सैंडविच चबा रहा था। मज़े ले लेकर खा रहे हो, शारदा ज़बरदस्ती से मुस्कुराई। इसके असाब में तनाव पैदा हो चुका था। शर्जील ने बैट का हैंडल 2 हाथों से पकड़कर इसे अपने सर तक ऊपर उठाया और फिर पूरी ताकत से वजाहत के सर पर दे मारा। वजाहत कर्राह के साथ आगे झुका। शारदा ने खुद को बचाया, वरना वजाहत इसी पर गिरता। सैंडविच इसके हाथ से गिर गया। तुम ज़रा दूर हटो। शारदा जल्दी से चंद कदम एक तरफ हट। शर्जील ने बैट दूसरी बार वजाहत के सर पर मारा। वजाहत के सर से बहने वाले खून ने फर्श को रंगीन कर दिया। वजाहत ने तीसरी बार भी बैट मारा, फिर बैट एक तरफ डालकर वजाहत पर झुका। शारदा खड़ी कांप रही। शर्जील ने इसे चेक किया, वजाहत मर चुका था। लाश कहाँ ठिकाने लगाओगे? शारदा ने पूछा। तुम यहीं रुको, फर्श पर इसका खून फैलने से रोको, मैं भी आता हूँ। शारदा ने एक सोफे से शर्जील की शर्ट उठाई जो शर्जील ने किसी वक्त उतार कर वहीं डाल दी थी। शारदा ने वो उठाकर फर्श पर बहते खून पर डाल दी। शर्जील जल्दी लौट आया। इसके हाथ में कंबल था जो उसने फर्श पर बिछा दिया। अब ये लाश उठाकर कंबल पर लाना है, इसमें तुम मेरी मदद करो। अगर लाश को घसीट कर कमर पर लाया तो खून के धब्बे लग जाएंगे फर्श पर। मैं इसका वजन नहीं उठा सकूंगी। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वजन खुद सह लूँ। तुम किसी हद तक सहारा तो दे सकती हो ना, कोशिश करो। शारदा ने कोशिश की और वो दोनों किसी तरह लाश को कंबल पर डालने में कामयाब हो गए। शर्जील ने लाश कंबल में लपेट दी। अब इसे उठाकर घर के पिछवाड़े ले जाना। वहाँ ले जाकर क्या करोगे? जब तुम सो रही थी तो मैंने वहाँ एक गड़ा खोद दिया था, लाश इसी में दफन करना है। दोनों किसी ना किसी तरह लाश को गड़े तक ले आए। अब मैं ये गड़ा पाटता हूँ। शर्जील ने कहा। तुम जाकर किसी तरह फर्श से खून को साफ कर दो, मामूली सा दबा भी ना रहने पर। ये तो मैं कर दूंगी, शारदा ने कहा और तेजी से वापस पलट गई। खून अच्छी तरह साफ करने के लिए इसने पुराने कपड़े भी गीले करके इस्तेमाल किए। जब शर्जील वापस पलटा तो इसके कपड़े हाथ से गर्द आलूदा हो चुके थे। बिल्कुल ठीक, शर्जील ने फर्श का जायजा लेते हुए कहा। अब मैं जाकर कपड़े तब्दील करूंगा, ये बहुत ख़राब हो गए हैं, इसका क्या करना है? शारदा ने एक छोटी सी गठड़ी की तरफ इशारा किया। इसमें वो खून आलूदा कपड़े हैं जिनसे मैंने फर्श साफ किया है, ये बाथरूम में ले जाता हूँ, शर्जील ने कहा। जलाकर राख फ्लश में बहा दूंगा। शर्जील गठड़ी उठाकर वहाँ से चला गया।
फैसल इसी वक्त झंझला गया जब एक जगह इसकी कार खराब होकर रुक गई। इसकी खराबी को समझना फैसल के लिए मुमकिन ना था। फिर इसने बोनट उठाकर जायजा लेने की कोशिश की। इसकी समझ में कुछ ना आया। इसने बोनट बंद कर दिया। इस वक्त इसकी नजर एक घर पर पड़ी। इसकी एक खिड़कियां रोशन थी। ना होती तो इस अंधेरे में वो घर दिखाई ना देता। मदद मिलने के ख्याल से फैसल ने इस घर का रुख किया। दरवाजे पर पहुंचकर इसने महसूस किया कि वहां बिल्कुल सन्नाटा था। सो रहे होंगे। फैसल को ख्याल आया इस वक्त किसी को सोते में डिस्टर्ब करना क्या मुनासिब होगा। मुनासिब तो नहीं था, लेकिन फैसल की मजबूरी थी वो किसी की मदद हासिल करे। इसने 2 बार कॉल बेल के बटन को दबाया और इंतजार करने लगा। 1 मिनट तक कोई ना आया तो इसने दोबारा बटन दबाया। इस मरतबा अंदर से किसी के कदमों की आहट उभरी। फिर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली जवानुल उम्र थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे फैसल इससे कहीं मिल चुका है, लेकिन इसने ये ख्याल अपने जहन से झटक दिया कहीं किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा दिखाई दे जाए तो दिमाग से चिपक कर रह जाता है। आई एम सो सॉरी मोहतरमा, फैसल ने कहा। इस वक्त आप लोगों को डिस्टर्ब किया, एक मुश्किल में फंस गया हूँ। यकीन कीजिए कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। यकीन तो मैंने कर लिया है फैसल। वो मुस्कुराई। इसके मुंह से अपना नाम सुनकर फैसल चौंक गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? वह हैरत से बोली। तुम भूल गए हो। वो मुस्कुराई। हमने एक ही कॉलेज में पढ़ा है। सारा कॉलेज ही मेरा शदाई था। इनमें से एक तुम भी थे। ओह, फैसल के मुंह से निकला। तुम शारदा हो? अब याद आया। शारदा हंसी। तुम बहुत बदल गई हो, फैसल ने कहा। पहले तुम्हारे बाल बहुत बड़े बड़े और स्याह थे, वो अब तुमने तरछवा ली हैं। बाल भी अखरोटी रंगत के हैं, लेकिन ये तय है कि तुम पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हो। आज तुम्हें अचानक देखकर बहुत खुशी हुई है। क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? आओ आओ। शारदा ने बेतकल्फी इसका हाथ पकड़ा और इसे अंदर ले। दरवाजा भी अंदर से बंद था। शारदा ने इसे एक सोफे पर बिठा दिया और खुद भी इसके बराबर बैठ गई और बोली, मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। कॉलेज के सभी लड़के मुझ पर लाइन मारते थे और मैं इन्हें बेवकूफ़ बनाती रहती थी। मुझे तुमने कभी बेवकूफ़ नहीं बनाया। आज मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन तुम कॉलेज अचानक छोड़कर चले गए। मजबूरी थी, फैसल ने जवाब दिया। वालिद साहब का एक और शहर में तबादला हो गया, मुझे भी इनके साथ जाना पड़ा। अगर तुम ना जाते तो मैं किसी वक्त भी तुमसे इजहार मोहब्बत कर सकती थी। वाकई? फैसल हंसा। तुम आज भी पहले की तरह हैंडसम हो। शादी कर ली होगी तुमने? नहीं, फैसल ने जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो अपने शोहर से आजिज हूँ। ओह, फैसल को कुछ मायूसी हुई। तुम अपने शोहर के साथ रहती हो? हाँ, मजबूरी है। शादी जो कर ली हुई है वो ज़रा भी रोमांटिक नहीं है और मैं रोमान पसंद करती हूँ। वो कहाँ है? कपड़े बदल रहा होगा। घरेलू काम काज में भी पड़ा रहता है, इसमें कपड़े खराब हो जाते हैं। अभी वो आएगा तो तुम्हें मिलाऊंगी इससे। मुझे देखकर क्या सोचेगा? कुछ भी सोचे, मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं इसे छोड़ दूंगी। फैसल का दिल बड़ी जोर से धड़क उठा। अगरचे इन दिनों इसका झुकाव जरीना की तरफ था, लेकिन शारदा के मुकाबले पर वो कुछ भी नहीं थी। तुम इससे किस तरह पीछे छुड़ाओगी? फैसल ने पूछा। शारदा ने जवाब नहीं दिया और एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। आओ शर्जील, शारदा ने जल्दी से कहा। आओ, तुम्हें आज मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त फैसल से मिलाऊं। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। फैसल ने उठकर शर्जील से मुसाफा किया। इसे महसूस हुआ कि शर्जील इससे मिलकर जरा सा भी खुश ना हुआ। दरअसल फैसल ने इससे कहा, यहाँ करीब ही मेरी गाड़ी खराब होगी। मैं ये सोच कर आया था कि यहाँ शायद मेरी कुछ मदद हो सके। इत्तेफाक से दरवाज़ा शारदा ने ही खोला और मुझे अंदर ले आई, लेकिन यहाँ कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं कार की मशीनरी से कतई नावाकिफ हूँ। शर्जील का लहजा खुश्क था। ऐसी सूरत हाल में तो मुझे फ़ोन करके किसी मैकेनिक को बुलवाना पड़ेगा। जो दिल चाहे करें आप, शर्जील ने कहा। फिर शारदा से बोला, मैं कपड़े तब्दील करके खुद को फ्रेश महसूस नहीं कर रहा हूँ, शावर लेना पड़ेगा। तो चले जाओ बाथरूम में। शारदा ने कहा। हाँ, शर्जील ने कहा। तुम अपने दोस्त को एंटरटेन करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। ठीक है। शर्जील ने फैसल से एक्सक्यूज करना जरूरी ना समझा और चला गया। देखा तुमने? शारदा ने फैसल से कहा। बद दिमाग भी है और तुमसे मुसाफा करते हुए भी इसका मुंह टेढ़ा था। वो मैं महसूस कर चुका हूँ। इस वक्त अंदर से शर्जील ने शारदा को पुकारा। मैं अभी गई। शारदा खड़े होते हुए बोली, तुम किसी रिसाले की वर्क गर्दानी करो। सेंटर टेबल पर कई रिसाले और अखबारात पड़े हुए हैं, लेकिन फैसल को इनसे कोई दिलचस्पी ना थी। कम से कम इस वक्त नहीं थी। वो सिर्फ शारदा के बारे में सोच रहा था। इसे पाकर वो जरीना को बोल सकता था, जो इसके ख्याल में किसी कदर लालची भी थी। इसने फैसल से 4 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई है। ये सोचते हुए फैसल ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि जरीना इसे फोन करे। शारदा जैसे शर्जील के पास पहुंची, शर्जील ने इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। ये क्या हरकत है? शारदा गुस्से से बोली। बेवकूफ़ औरत, शर्जील ने दांत पीस कर कहा। तुम्हें एहसास नहीं हम किन हालात में है और तुमने इसे घर के अंदर बुला लिया। वो मेरा पुराना दोस्त है, शारदा ने कहा, और आज तुमने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा है। अब हाथ खुल गया है तुम्हारा, आइंदा भी मुझे मारते रहोगे। पागल मत बनो, शर्जील ने गुस्से से कहा। मैं वैसे ही परेशान हूँ कि टिकट लाने वाले ट्रैवल एजेंट से अभी तक रब्ता नहीं हो पा रहा। अब इस परेशानी में मुझे बहुत बुरा लगा है कि तुमने किसी घर के अंदर बुला लिया है। अब जल्दी से किसी तरह इसे टालो, मैं बात लेकर आता हूँ। मैं चला गया और शारदा ने अपना गाल से हिलाते हुए सोचा, इस शख्स से जान छुड़ा लेने के लिए मैंने पहले ही सोचा था और अब इसे फौरी तौर पर फैसल का सहारा भी मिल सकता है। ड्राइंग रूम में जाने से पहले इसने मोबाइल पर किसी से रब्ता किया और इससे पूछा, अभी तुम कितनी दूर हो? फिर जवाब सुनकर बोली, अपनी कार यहाँ से 10 फुट के फासले पर रोकना, अंदरूनी लाइट्स भी बुझा देना, किसी की नजर ना पड़े तुम्हारी कार पर। मेरे दूसरे फोन का इंतजार करना। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? दूसरी तरफ से पूछा गया। जितना मैंने कहा है इसके बाद कोई सवाल नहीं, शारदा ने कहा और अब तो मुनक़ता कर दिया। फिर वो ड्राइंग रूम का ही रुख करती, लेकिन शर्जील ने बेडरूम से इसको आवाज़ दी। शारदा वहाँ पहुंची। शर्जील अपनी जेबों का सामान निकालकर तपाई पर रखने के बाद कमीज उतार रहा था। वार्डरोब से मेरा सूट वगैरह निकाल दो। शारदा खामोशी से अलमारी की तरफ बढ़ी। इसी वक्त शर्जील के मोबाइल फोन की घंटी बजी, जो इसने तपाई पर रख दिया हुआ था। वो कमीज उतार चुका था, लेकिन बाथरूम में दाखिल होने से पहले इसने मोबाइल फोन की तरफ तवज्जो की।
फिर मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही दोनों हाथों सर पकड़कर बैठ गया। इसने कॉल रिसीव नहीं की। क्या हुआ? शारदा ने पूछा। क्या बात है? शर्जील ने कोई जवाब न दिया। वो मुतफक्कर नजर आने लगा था। शारदा ने खुद करीब जाकर मोबाइल फोन उठाया। रिसीव मत करना, शर्जील बोला। शारदा ने स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम देख लिया। मास्टर की कॉल इसके मुंह से निकला। तो बात क्यों नहीं कर रही? सोच रहा हूँ कि इसकी बातों का क्या जवाब दूं। वो जरूर वजाहत और 2 करोड़ के बारे में पूछेगा। कॉल रिसीव करना बेहतर होगा, शारदा ने कहा। शर्जील ने शारदा के हाथ से मोबाइल फोन ले लिया। यस मास्टर। कई घंटियों के बाद फोन उठाया तुमने? मास्टर हमदानी की आवाज़ है। मैं बाथरूम में था मास्टर। बाहर आकर फोन उठाया। खैर वजाहत तो पहुंच गया होगा। 2 करोड़ डॉलर मिल गए? नहीं मास्टर, शर्जील ने कहा। वजाहत अभी तक नहीं आया। क्या? मास्टर के लहजे में हैरत थी। हाँ मास्टर, मैं खुद बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि इसे ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। हैरत है जैसे ही वो आए मुझे इतला दो। आप इसको फोन कर लेते, शर्जील ने कहा। इसे अपनी बातों का जवाब नहीं मिला। शर्जील ने फोन बंद करके शारदा को बुलाया कि मास्टर से क्या बात हुई। शारदा बोली, मेरे ख्याल में तुम से पहले इसने वजाहत को ही फोन किया होगा और इसे जवाब नहीं मिला होगा। हाँ, शर्जील ने कहा। मैं इसका मोबाइल फोन बंद करके इसकी लाश के साथ ही दफन कर चुका हूँ। मैं देख चुकी हूँ, शारदा ने कहा। शर्जील मजीद कुछ कहे बगैर बाथरूम में चला गया। शारदा ने वार्डरोब से शर्जील का एक सूट निकालते हुए फोन पर किसी से कुछ रब्ता किया। कुछ कहने के बाद कुछ सुना और फिर एक और जुमला कहकर मोबाइल फोन बंद कर दिया। शर्जील से बात करने के बाद मास्टर हमदानी की फिक्रमंदी बहुत बढ़ गई थी। इससे पहले वो वजाहत से रब्ता करने की कई कोशिशें कर चुका था, लेकिन इसे वजाहत का फ़ोन बंद मिलता रहा। क्या वजाहत अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा? इसके करीब मौजूद इसके आदमी ने पूछा। आपकी बात से मैंने यही अंदाज़ा लगाया है वजाहत के देर हो जाने की एक ही वजह हो सकती है कि रास्ते में इसकी कार को कुछ हो गया हो। इसे चाहिए था कि मुझे इतला देता। मास्टर ने कहा। वो खुद ही कार ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसने अपना फ़ोन क्यों बंद कर रखा है? इसकी एक और वजह भी हो सकती है। क्या वजह? जब हम लोगों की मीटिंग होती है तो आपकी हिदायत पर हम सभी फ़ोन बंद कर देते हैं। वजाहत ने भी बंद किया होगा। फिर जब यहाँ से गया तो फ़ोन खोलना ही भूल गया होगा। जहनी दबाव में तो होगा। आपने इसे बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तुम ज़रा इस पुलिस स्टेशन का फ़ोन नंबर मालूम करो जिसके दायरा इख्तियार में शर्जील का फार्म हाउस भी आता हो, और हाँ, थाने के इंचार्ज का नाम भी मालूम करो। मास्टर हमदानी के आदमी फोन पर 2 मुख्तलिफ आदमियों से बात की। फिर मास्टर हमदानी को पुलिस स्टेशन का फ़ोन नंबर बताने के साथ ये भी बता दिया कि इंस्पेक्टर का नाम इंस्पेक्टर अयूब है। शर्जील के बेडरूम से शारदा ड्राइंग रूम में पहुंच चुकी थी। कहाँ रह गई? फैसल ने पूछा। कुछ गुस्से में नजर आ रही हो। इससे नफरत हो गई है मुझे। जिंदगी में पहली बार किसी का थप्पड़ खाया है मैंने। अरे क्यों? वो इस पर नाराज है कि मैंने गैर मामूली हालात में तुमको घर क्यों बुला लिया। गैर मामूली हालात क्या मतलब? मैं इसके आने से पहले तुमको जल्द अज जल्द वो सब कुछ बता देती हूँ, लेकिन पहले तुम एक सवाल का जवाब दो। पूछो, क्या तुम मुझे अपनाना पसंद करोगे? फैसल चौंक गया। फिर बोला, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर तुम्हें 2 करोड़ डॉलर भी मिल जाएं तो कैसा महसूस करोगे? बहुत बड़ी बात कही तुमने, फैसल बोला। मैं माली तौर पर खुशहाल हूँ, लेकिन 2 करोड़ डॉलर तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। अब तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी कि शायद तुम परेशान हो जाओ। ये बात की बात है कि मैं परेशान होऊंगा या नहीं। तो सुनो, शर्जील एक ऐसे शख्स के लिए काम करता है जो सोसाइटी में बहुत इज्जतदार समझा जाता है, लेकिन वो और इसके कुछ आदमी जराइम पेशा है। क्या? फैसल का मुंह हैरत से खुल गया। मैंने कहा ना कि हैरान रह जाओगे। अब तुम जल्दी से एक अहम बात और भी सुन लो। शर्जील जिसके लिए काम करता है उसे मास्टर हमदानी कहा जाता है। इसने एक शख्स यानी अपने ही एक आदमी के जरिए शर्जील को 2 करोड़ डॉलर भिजवाए हैं। इतनी बड़ी रकम की वजह से शर्जील की नीयत भी डामाडोल हो गई। इसने वजाहत को कत्ल कर दिया है। क्या? फैसल उछल पड़ा। हाँ, शारदा ने कहा। यहाँ पीछे की जमीन नरम है। शर्जील ने वहाँ गड्ढा खोद कर वजाहत की लाश दफना दी है। ये है वो बात जिसकी वजह से शर्जील ने मुझसे गैर मामूली हालात की बात की और मुझे थप्पड़ भी मारा। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, फैसल ने बर्राई हुई आवाज़ में कहा। इसने फरार होने के लिए एक ट्रैवलिंग एजेंट से सिंगापुर के लिए 2 टिकट भी मंगवाए हैं, यानी तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता है। हाँ, इस वक्त शर्जील ड्राइंग रूम में नजर आया। इतनी जल्दी आ गया कमबख्त, शाहजाद जहरीला बड़बड़ाई। जब वो करीब आया तो शारदा ने इससे ये बात शाइस्ता अंदाज में पूछी। हाँ, शर्जील ने कहा। बस ज़्यादा देर नहाया नहीं जा सका। शारदा इसके जल्दी आने का सबब समझ बैठी। वो जल्द अज जल्द जानना चाहता होगा कि फैसल को टाल दिया गया है या नहीं। इस सिलसिले में वो इशारतन शारदा से कुछ कहता कि कॉल बेल बज उठी। शायद ट्रैवलिंग एजेंट आया होगा। शर्जील ये कहता वो तेज से दरवाजे की तरफ बढ़ा। वही होगा, शारदा बोली। इस वक्त अब और कौन आ सकता है? शर्जील ने दरवाजा खोल कर देखा तो वो चौंक गया। इसके सामने खड़े हुए 3 अफराद मामूल के लिबास पहने हुए थे। फरमाइए, शर्जील ने पूछा। मैं नया आया हूँ इस इलाके के पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनकर। जैकेट में मलबूस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा। अयूब नाम है मेरा, इंस्पेक्टर अयूब। ओह, तो आप तो पुलिस का नाम सुनकर कुछ परेशान से हो गई। ना, परेशान ना हो, मैं बस अपने इलाके के लोगों से शनासाई पैदा करता फिर रहा हूँ। इसे दरवाजे पर ही फैसल और शारदा नजर आ गए। सुबह करीब है, आप लोग शायद नाश्ता करने के लिए जल्दी उठने के आदी हैं। क्या मैं इन लोगों से मिल सकता हूँ? आइए, शर्जील ने संजीदगी से कहा। शारदा और फैसल भी इनकी मदम आवाज़ें सुन चुके थे। शर्जील के साथ तीनों अंदर आ गए। जैकेट वाले के साथी कुछ मुअद्दब थे, इसलिए सोचा जा सकता है कि वो इंस्पेक्टर अयूब के मातहत होंगे। ये मेरी बीवी है शारदा, शर्जील ने तारुफ करवाते हुए कहा। मैं शारदा के कॉलेज के ज़माने का दोस्त हूँ। फैसल ने खुद ही अपना तारुफ करा दिया। इंस्पेक्टर अयूब हंसकर बोला। आप तीनों ही कुछ परेशान से हो गए हैं कि यहाँ पुलिस इस वक्त क्यों टपक पड़ी? नहीं, शारदा बोली।
कुछ ऐसे ज़्यादा परेशान इसलिए हुए हैं कि आपने मेरे शोर को बताया है कि आप इलाके के लोगों से मुलाकातों की गर्ज से निकले हैं, पुलिस स्टेशन से। बिल्कुल बिल्कुल, अयूब मुस्कुराता हुआ शर्जील के शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। आप तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि जैसे किसी को कत्ल कर बैठे हो। जी, शर्जील के मुंह से निकला। अरे कुछ नहीं, अयूब ने फिर इसका शाना थपका। मजाक किया है मैंने, आदत है मेरी। नए लोगों से मिलता हूँ तो मजाक भी कर बैठता हूँ, इस तरह लोगों से बेतकल्फी भी हो जाती है। आप काफ़ी पीना पसंद करेंगे या चाय? शारदा ने पूछा। किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बस अब मैं चलूंगा। और आप? इसने फैसल की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैंने आपको बताया था ना, फैसल मुस्कुराया। मैं शारदा का दोस्त हैं, आप इनके। अयूब ने इसकी बात काटी। मैंने कुछ फासले पर एक कार खड़ी देखी है, वो आपकी है? जी हाँ। बहुत बेतकल्लुफ दोस्त हैं आप मिसेस शर्जील के, इतनी सुबह इनसे मिलने चले आए। दरअसल ये इत्तफाक की मुलाकात है, फैसल ने कहा। मेरे इल्म में ये नहीं था कि ये शारदा के क़याम का है। हुआ ये कि मेरी कार अचानक ख़राब हो गई, रुक गई। मैंने बोनट उठाकर देखा लेकिन कुछ हाथ समझ में ना आया। मैं ये फार्म हाउस देखकर इस ख्याल से इधर निकल आया कि शायद यहाँ किसी की मदद मिल जाए। मैं मुआयना कर देता हूँ अभी, अयूब ने कहा। मुझे इस मामले में हासिल मालूमात है, कोई मामूली खराबी हुई तो भी ठीक कर दूंगा। शुक्रगुजार हूँ आपका, फैसल ने कहा। आइए, अयूब ने कहा। फिर शर्जील और शारदा को देखकर बोला, माफ़ कीजिएगा मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं ऑफिसर, शारदा बोली। बड़ी खुशी होती है अगर आप चाय काफ़ी या मैंने कहा ना, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मुझे कुछ और लोगों से भी मिलना है। अब आप लोगों से इतनी बातें हो गई हैं कि बेतकल्लुफ़ी की फ़िज़ा पैदा हो गई। मैं गश्त पर तो रहता ही हूँ, किसी दिन खाने के वक्त ही टपक पड़ूंगा ज़रूर, शारदा ने कहा। हमें खुशी होगी। अयूब ने दोनों मियाँ बीवी से इजाज़त ली और फैसल से फिर बोला, आइए आपकी कार का मुआयना कर लूँ। जी, फैसल खड़ा हो गया। मैं भी आता हूँ। देख लो, शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा होगा अगर तुम्हारी कार इसी वक्त ठीक हो जाए। फैसल इन तीनों के साथ बाहर निकला। आप क्या करते हैं? अयूब ने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। हमदानी इंटरप्राइज में इंजीनियर हूँ। ओह, बड़ी दूर से आ रहे हैं आप? यहाँ से करीब जो शहर है ना, वहाँ जा रहा था। किसी से मिलना है? इन बातों के दौरान वो कार के करीब पहुंच गए। फैसल ने बोनट खोला। आप ड्राइविंग सीट पर ही रहिए, अयूब ने कहा। मैं देखता हूँ क्या हुआ है। वो झुककर मशीनी आलात का जायजा लेने लगा। सीट पर बैठा फैसल शर्जील और शारदा के बारे में सोच रहा था। इसे ये ख्याल भी ना था कि शर्जील एक शख्स को कत्ल कर चुका है। गालिबन इत्तेफाक ही था कि पुलिस ऑफिसर ने इससे मजाक में इसके कातिल होने की बात की है। स्टार्ट करें फैसल साहब, अयूब बोनट से हट कर बोला। फैसल की पहली ही कोशिश में गाड़ी स्टार्ट हो गई। वाह, फैसल के मुंह से बहते निकला। बहुत मामूली खराबी थी, ठीक कर दी मैंने, अयूब ने कहा। फैसल ने बोनट बंद करके इंजन भी बंद कर दिया और कार से उतर आया। वापस लौटते हुए अयूब ने कहा, मेरी कार वहीं खड़ी रह गई है। वो तो नजर पड़ गई है मेरी, फैसल ने कहा।